बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का लास्ट फेस है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब इसकी ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसमें जस्ट मैं अभी पहली पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हम एनिमेशन के ज़रिए समझेंगे, फिर उसके बाद ये थ्योरी भी समझा दूंगा। तो ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा प्रोसेस है, आपने याद रखना है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। बस ये बात आप फिलहाल याद रखें। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IMM कहा जाता है। और बाज़ औक़ात ये PMC की टेस्ट के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिस तरह से पूछ लें कि क्रेब साइकिल कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। पूछ लें ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होती है। एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड कहाँ होती है, तो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो टेस्ट में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये है वो स्लाइड्स जिसके ज़रिए आज हम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझेंगे। इस पूरी स्लाइड को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे अपने खर्च करने पड़े। मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको आसान तरीके से अपनी बात समझा सकूं, क्योंकि जब आप YouTube पे विज़िट करते हैं तो ये टॉपिक आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि आपको कोई समझ आ जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रोसेस समझेंगे। क्लियर? ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जिसे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि मैंने लाल इससे कलर से शो की है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर वाली आपको पूरी ये जो नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये कोने में लिखा हुआ है, ठीक है। पूरी की पूरी आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और उसके नीचे ये जितना वाइट स्पेस आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये 3 चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये बाहर वाली आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लू कलर वाली है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये जो नीचे है ये पूरा का पूरा जो वाइट स्पेस मैंने दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, ये जो वाइट आपको पूरा का पूरा स्पेस नज़र आ रहा है, इस स्पेस को कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तभी मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, और ये मैट्रिक्स हो गया, जहाँ पे हमारे ये रिड्यूस को एंजाइम पड़े हुए हैं, जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी बनाए थे, एसिटाइलेशन में भी बनाए थे, और क्रेब साइकिल में भी बनाए थे। तीनों के ऊपर मैं आप लोगों को डिस्कस करके समझा भी चुका हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो बातें आपने याद रखनी है, अब ये जो आपको बड़ी बड़ी कलरफुल मैंने यहाँ पे बना के दिखाई हैं, ये हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ये हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। आप इनको एंजाइम भी कह सकते हो, आप इनको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कह सकते हो। इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे इसका नाम है जहाँ पे लिखा हुआ है ना ए, ये जो आपको पूरी येलो कलर वाली ए प्रोटीन नज़र आ रही है, इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसी तरह से ये जो आपको बी नज़र आ रही है, इसका नाम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस। इनके अलग अलग नाम है, तो मैं इन खफों में आप लोगों को डालना नहीं चाहता, मैं सिंपल करना चाहता हूँ कि इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स लगी हुई हैं, एंजाइम्स भी इनको हम कह सकते हैं। एक का नाम है ए, दूसरी का नाम है बी, तीसरी का नाम है सी, और चौथी का नाम है डी। क्लियर? ये 4 जो हैं ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लगी हुई हैं। उसके बाद ये जो येलो कलर की आपको प्रोटीन मैंने दिखाई है, इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है ATP सिंथेस, और ये लफ्ज़ से आपको पता चल रहा है कि ये आपको ATP बनाने में मदद करके देगी। क्लियर? अब आपको इन सारी चीज़ों के अलावा ये CY और ये C भी नज़र आ रहा होगा, तो ये हैं बेटा साइटोक्रोम। मैंने आपको बताया था ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं। पहले भी आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के दौरान इनका जिक्र आया था, मैं बता चुका हूँ कि ये साइटोक्रोम, CY मीन साइटोक्रोम, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने सिर्फ C लिख दिया, ये भी साइटोक्रोम है। आपकी बुक में मुख्तलिफ किस्मों के लिखे हुए हैं, साइटोक्रोम A लिखा हुआ है, साइटोक्रोम A3 लिखा हुआ है, साइटोक्रोम B लिखा हुआ है, साइटोक्रोम C, इस तरह से बहुत सारे पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? जस्ट इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना और फिर आगे भेज देना, बस। हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये हो गया मैट्रिक्स, और ये कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ए,
बी, सी एंड डी, और ये एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एटीपी सिंथेस जो एटीपी बनाने में मदद करेगी। उसके अलावा ये कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं, साइटोक्रोम A3, B, C, बहुत सारे होते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 बनाए समझाने के लिए। अब हम प्रोसेस को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बेटा थोड़ा फोकस करके समझेंगे, इंशाल्लाह आपको ये बात ज़रूर समझ आएगी। देखो, जो NADH और FADH हमने ग्लाइकोलाइसिस में बनाए, एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड में बनाए और क्रेब्स साइकिल में बनाए। हमने बनाए ना, ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने 2 बनाए थे, एसिटाइलेशन में भी हमने 2 बनाए थे, क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने 4 बनाए थे, जिसमें से 3 NADH थे, एक FADH2 था, एक मॉलिक्यूल से। ये सारी चीज़ें हमने बनाई, हमने डिस्कस भी किया है। और हमने अपनी स्टेटमेंट क्या रखी थी कि एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी देता है और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी देता है। पर दी नहीं है, वो एनर्जी लेने के लिए ही हम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला रहे हैं। अब हम इनसे एनर्जी लेंगे। आपको ये भी मैं जवाब दूंगा कि एक NADH 3 ATP के बराबर ही क्यों एनर्जी देता है और एक FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल के बराबर ही क्यों एनर्जी देता है, इसका भी जवाब हम आपको देंगे, आपको कोई और नहीं देगा। भाई ये देखो, ये पड़े हुए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर NADH+H, ये बहुत सारे पड़े हुए हैं, और ये पड़ा हुआ है FADH2। अब जो काम इन सारों के साथ होगा वही काम एक के साथ होगा, तो मैं आपको सिर्फ एक NADH और एक FADH2 का समझा देता हूं, बाकी जितने भी होंगे उनके साथ भी यही काम होगा, क्योंकि मकसद है टॉपिक को समझना। तो सबसे पहले समझते हैं NADH+H को, फिर समझेंगे FADH2 को। भाई ये जो आपका NADH+H है, इसके पास अमानत के तौर पे हमने अपने इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाले भी रखवाए थे और हमने अपने प्रोटॉन भी रखवाए थे, इस बात को आप मानते हो। तो हम क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाले जो हमने NADH+H के पास रखवाए थे और वो प्रोटॉन जो हमने NADH+H के पास रखवाए थे, वो हम इनसे वापस ले लेंगे। कैसे लेंगे, हम इसकी करवाएंगे ऑक्सीडेशन। तो जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, यहाँ से प्रोटॉन भी निकलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NAD ये कोएंजाइम अलग हो गया, ये मैट्रिक्स में रहेगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर दोबारा काम करेगा। अब निकले क्या, ये आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकले और हमारे पास 2 प्रोटॉन निकले। जो अमानत के तौर पे हमने इलेक्ट्रॉन और हमने जो प्रोटॉन निकलवाए थे वो हमने NADH से ले लिए ऑक्सीडेशन करके। क्लियर? अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है, यहाँ पे समझना, ये समझने वाली बात है। ये जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी भी एनर्जी मौजूद है, ये सारी की सारी एनर्जी हम हवाले कर देंगे इन प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने किसके हवाले कर दी, प्रोटॉन के। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमने इस प्रोटॉन के क्या कर दिए हवाले, इस हाइड्रोजन के हवाले कर दिए। तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन, यहाँ से जब निकाली तो ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन हमने इस हाइड्रोजन को दे दिए तो हमने इसकी क्या करवा दी, रिडक्शन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो हमने ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनकी एनर्जी या ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन के हवाले कर दिए। अब वो एनर्जी इन प्रोटॉन के अंदर आ गई है, वो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन के अंदर आ गए हैं। ये प्रोटॉन इतनी एनर्जी रखते हैं कि ये क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से मूव करके कहाँ जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। इस बात को समझना, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी या ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये हमने प्रोटॉन के हवाले कर दिए या इनकी एनर्जी को हमने प्रोटॉन के हवाले कर दिया। अब वो सारे एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, वो सारी एनर्जी इन प्रोटॉन के अंदर आ गई है और ये प्रोटॉन इतनी एनर्जी रखते हैं कि ये यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से मूव करके, यहाँ से इस तरह से मूव करके, ये एरो आपको बता रहा है कि ये मूव करके कहाँ चले जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है कि ये प्रोटीन ए से, प्रोटीन सी से और प्रोटीन डी से अपने अपने प्रोटॉन को पास करवा सकते हैं, अपने अपने प्रोटॉन को मैट्रिक्स से, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज सकते हैं। मैं मार्कर चेंज करके आपको समझाता हूं ताकि आपको फर्क पता चले कि ये जो पहले 2 प्रोटॉन आए हैं ये आए हैं NADH से, ठीक है, और इसी तरह से ये जो प्रोटॉन आए हैं ये भी आए हैं NADH से, उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करके।
और ये जो दो प्रोटॉन आए हैं ये भी आए हैं NADH से उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करके। यहाँ तक की बात समझ आ गई। यानी कि एक NADH से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो प्रोटॉन को जब मिलती है तो प्रोटॉन प्रोटीन A से भी मूव करके इंटरमेम्ब्रेन में आ सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटीन C से भी मूव करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ सकते हैं, और वो प्रोटॉन प्रोटीन D से भी मूव करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ सकते हैं। क्लियर? तो तीनों प्रोटीन को इस्तेमाल करके A को, C को और D को, B को नहीं, A को, C को और D को, यहाँ से ये प्रोटॉन ऊपर आ गए। लेकिन याद रखना इन प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनके अंदर एनर्जी मौजूद है, ये बात ध्यान में रखना। तो तीन जगहों से ये प्रोटॉन ऊपर आ गए। ये बात हुई किसकी? NADH+H की। अब मैं बात करने लगा हूँ किसकी? FADH2 की। इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मार्कर जस्ट चेंज कर लूँ ताकि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा सकूँ। जब मैंने FADH2 की ऑक्सीडेशन करवाई तो सेम इसके पास जो अमानत के तौर पे हमने इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो बाहर आ गए, जो प्रोटॉन रखवाए थे वो भी बाहर आ गए, और ये FAD कोएंजाइम बाहर आ गया जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही रहेगा और दोबारा से क्रेब साइकिल के अंदर चार्ज होके वापस आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी इसको दे देंगे इन प्रोटॉन्स को, जैसे इन NADH वालों ने दी थी। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इन प्रोटॉन को दे देंगे या ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है इन प्रोटॉन में आ जाएंगे, तो इन प्रोटॉन के अंदर भी एनर्जी आ जाएगी। अब ये जो प्रोटॉन है ये जो ऊपर मैट्रिक्स से जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाने की शुरुआत करेंगे वो प्रोटीन A से नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटीन A एक एंजाइम है, मैंने आपको बताया कि ये इनको रिसीव ही नहीं करती। इनके रिसीव करने के जो रिसेप्टर हैं वो लगे ही किसके पास हुए हैं? C के पास। A के पास नहीं लगे हुए, B के पास नहीं लगे हुए, किसके पास लगे हुए हैं? C के पास लगे हुए हैं। तो ये प्रोटॉन डायरेक्ट C से होते हुए इस मैट्रिक्स से निकल के कहाँ चले जाएंगे? ऊपर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये जो ब्लू कलर के मैं बना रहा हूँ ये किसके हैं? ये FADH के हैं। ये कलर का डिफरेंस मैंने तभी दिया था ताकि मैं आपको बात समझा सकूं। अब इनके अंदर भी इतनी एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन के अंदर कि ये प्रोटीन C से और प्रोटीन D से अपने प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पास करवा सकते हैं। तो प्रोटीन C से भी आपने देख लिया। अब प्रोटीन D की बारी है, देखो इसने प्रोटीन D से भी अपने प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजवा दिया। क्लियर हो गया? तो यानी कहने का मकसद ये है कि NADH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देके A, C, D तीनों प्रोटीन को इस्तेमाल करके अपने प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है। और अगर FADH2 की बात करें तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन को देके, इनको एनर्जी देके अपने आप को मैट्रिक्स से निकाल के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लाता है प्रोटीन C से और प्रोटीन D से। यहाँ तक का किस्सा मुझे भी समझ आ गया, आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा कि इनके अंदर एनर्जी है। अब इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम ATP बनाएंगे, लेकिन ATP बनाने का तरीका देखना, इनको इस्तेमाल करने का तरीका देखना। आप सारे लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे कि केमिकल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप पढ़ते होंगे। यानी कि एक जगह एक मॉलिक्यूल की, एक आयंस की अमाउंट ज़्यादा हो और एक जगह एक मॉलिक्यूल की अमाउंट कम हो तो उसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप होता है। ऐसा होता है ना कि एक जगह पे मॉलिक्यूल की अमाउंट ज़्यादा है और एक जगह पे मॉलिक्यूल की अमाउंट क्या है? कम है, तो उसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप होता है। इसी तरह से जब आपने मैट्रिक्स से सारे के सारे प्रोटॉन उठा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिए तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की अमाउंट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन की अमाउंट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। हालांकि ये प्रोटॉन वन मैट्रिक्स में रहे लेकिन यहाँ से उठा के हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन क्या होते जा रहे हैं? कम। तो इसकी वजह से क्या डेवलप होगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज़्यादा और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन कम। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डेवलप होगा या नहीं होगा? आप सारों से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा? नहीं होगा। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होगा? नहीं होगा। क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा? नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेवलप होगा। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन प्रोटॉन को दोबारा मैट्रिक्स में लाना पड़ेगा ताकि ये ग्रेडियंट क्या हो जाए? ओवरकम हो जाए। अब ये प्रोटॉन कहाँ से आएंगे? क्या इस A से वापस आएंगे? नहीं।
क्या इस सी से वापस आएंगे? नहीं। क्या इस बी से वापस आएंगे? नहीं। क्या इस डी से वापस आएंगे? नहीं। ये प्रोटॉन वापस आएंगे अब इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से जिसका नाम एटीपी सिंथेस है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, NADH वाले प्रोटॉन को पकड़ते हैं। समझने की कोशिश करना, मैं लाल पेन से जो खींच के जा रहा हूं ये NADH के प्रोटॉन है। तो जब ये NADH के प्रोटॉन यहां से जाएंगे, इनके पास एनर्जी है, याद रखना। जब ये यहाँ से जाएंगे एटीपी सिंथेस से होते हुए सीधा ये कहाँ पे आएंगे, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे। तो इनकी एनर्जी, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पड़ी है, ये एटीपी सिंथेस क्या करेगी, उन एनर्जी को इस्तेमाल करेगी। एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट दोनों को आपस में मिला के आपको एक मॉलिक्यूल एटीपी का बना के देगी। अभी तक आपने सिर्फ NADH के प्रोटीन A से आने वाले प्रोटॉन को बुलाया है। इसी तरह से अभी आप प्रोटीन C से बुलाने वाले प्रोटॉन को जब बुलाएंगे, तो जब ये भी इस एटीपी सिंथेस को क्रॉस करके नीचे आएंगे तो दोबारा से हम दूसरा मॉलिक्यूल एटीपी का बना लेंगे। इसी तरह से प्रोटीन C से आने वाले प्रोटॉन को जब आप इस प्रोटीन से गुजारेंगे एटीपी सिंथेस से, तो हम इससे तीसरा मॉलिक्यूल एटीपी का बना लेंगे। मैं आप सब लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कि ये तीनों को गुजारने के बाद कितने मॉलिक्यूल एटीपी के बने? 3। तो हम तभी कहते हैं कि एक NADH का मॉलिक्यूल 3 एटीपी के बराबर एनर्जी देता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बेटा ज़रूर समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब मार्कर चेंज करके अब हम बात कर लेते हैं किसकी, FAD की, ठीक है। FAD मैंने आपको कौन से दिखाए थे, मार्कर हम कौन सा लें जो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, चलो ग्रीन कलर का रहेगा। अब ये हैं हमारे पास ऊपर जो ब्लू कलर वाले हैं, ये थे FAD के। अब ये जो FAD के जो C से आए थे प्रोटॉन, इनको मैं जब इस प्रोटीन से गुजारूंगा एटीपी सिंथेस से, इनके पास भी तो एनर्जी है ना, तो जब ये यहाँ से गुजर के इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे तो उसके बाद इनकी एनर्जी को भी इस्तेमाल करके इनसे एटीपी का एक मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। ये प्रोटीन C वाले थे। फिर मैं बुलाऊंगा प्रोटीन D वालों को, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये प्रोटीन D वाले भी जब इस प्रोटीन से गुजर के ये जब आएंगे मैट्रिक्स की तरफ, तो यहाँ से जो एनर्जी बचेगी, यहाँ से जो एनर्जी को ये बचाएगा एटीपी सिंथेस, फिर उससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट दोनों को मिला के आपको दूसरा मॉलिक्यूल एटीपी का बना के देगा। तो इस तरह से FAD से सिर्फ हम कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बना सकते हैं? 2। और NADH से हम कितने मॉलिक्यूल बना सकते हैं? 3। अब भाई इससे ज़्यादा मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर आपको आसान करके नहीं समझा सकता। तो इस तरह से एक NADH का मॉलिक्यूल 3 एटीपी बनाने में मदद करता है और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 एटीपी बनाने में मदद करता है। अब आपका एक और सवाल रहा होगा कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा जो कि अपनी एनर्जी इन प्रोटॉन को दे चुके हैं, इनका क्या होगा, इनका भी थोड़ा बता दें। और ये जो प्रोटॉन आपने एटीपी सिंथेस से निकाल के मैट्रिक्स में बुलाए हैं, इनका भी कोई काम होगा, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इन प्रोटॉन को दे देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हवाले किए जाते हैं प्रोटीन A के, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हमने हवाले कर दिए किसके, ये लाल एरो बता रहा है प्रोटीन A के। प्रोटीन A ने क्या किया, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिए, आपको नजर आ रहा होगा साइटोक्रोम A को। साइटोक्रोम A ने यही प्रोटॉन हवाले कर दिए प्रोटीन C के। प्रोटीन C ने यही इलेक्ट्रॉन हवाले कर दिए किसके, इस साइटोक्रोम के। इस साइटोक्रोम ने यही इलेक्ट्रॉन हवाले कर दिए इस प्रोटीन D के। यहाँ तक आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी वगैरह सब कुछ लॉस कर चुके हैं, इन प्रोटॉन को आखिर में रिसीव करने के लिए एक मॉलिक्यूल मौजूद होगा जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। हर बार आपकी पीएमसी की टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर में जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी नहीं होती उनको रिसीव कौन करता है, तो उनको रिसीव ये ऑक्सीजन करता है। देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुए A के पास, फिर साइटोक्रोम के पास, फिर C के पास, फिर उसके बाद C के पास, फिर D के पास, फिर उसके बाद लास्ट में इसको ऑक्सीजन ने रिसीव किया। अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और ये जो प्रोटॉन आपने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से बुलाए थे मैट्रिक्स की तरफ, इन प्रोटॉन को भी हवाले किया जाएगा किसके, ऑक्सीजन के। अब इस ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, इस ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन भी आ गए हैं। और जब आप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देते हो, प्रोटॉन देते हो, तो आप में से किसी को पता है बनता क्या है, पानी का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसे कहा जाता है मेटाबॉलिक वाटर।
क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हुआ है। तो हम कहते हैं कि जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने आपको निकाल के दिखाई क्रेब्स साइकिल में, एसिटाइलेशन में, अभी मैंने आपको पानी का मॉलिक्यूल भी निकाल के दिखाया। तो लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन रिसीव करता है ये कौन होता है? ये ऑक्सीजन होता है। ये कई बार बेटा आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? तो प्रोटॉन का भी आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। एक NADH 3 ATP के बराबर एनर्जी कैसे देता है, एक FADH 2 ATP के बराबर एनर्जी कैसे देता है, एनर्जी ATP किस तरह से बनती है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। बेटा ये जो ATP सिंथेस ने यहाँ से एनर्जी बचा बचा के आपको ATP जो बना के दी है, इसे कहा जाता है केमी ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को, ये जो मैकेनिज्म है ना, जिस मैकेनिज्म के तहत ये ATP बन रही है, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है केमी ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आपको समझ आई होगी। फिर उसके बाद जब एक का काम हो जाएगा हम दूसरा बुला लेंगे, फिर तीसरा बुला लेंगे और फिर चौथा। इस तरह से हर इस रिड्यूस को, एंजाइम को क्या किया जाएगा? यूटिलाइज किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे आसान मैं आपको नहीं समझा सकता, पूरे YouTube पे जाके देख लें, इससे आसान तरीके में आपको कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि जब रेस्पिरेशन हो रही थी तो 6 जगहें ऐसी थीं जहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो पेयर के अंदर रिलीज हुए थे। एक ग्लाइकोलाइसिस में 5 क्रेब्स साइकिल के अंदर हुए थे, ठीक है, 4 क्रेब्स साइकिल में, एक एसिटाइलेशन में, तो इन्होंने मिला के एसिटाइलेशन को भी क्रेब्स साइकिल का पार्ट ही बना दिया है। क्लियर? और ये कहता है कि जो कि NAD ने लिए थे और FAD ने लिए थे, फिर ये रिड्यूस होके क्या बन गए थे? NADH और FADH2। अब इनको हम एक पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन कैरियर की चेन से गुजारेंगे। मैंने वहाँ जिनका नाम साइटोक्रोम A है, A3 है, B है, C है, ये कुछ भी नहीं है, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं, एंजाइम के कॉम्प्लेक्स हैं। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, जैसा आपने देखा। जब इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गुजारा जाता, इन इलेक्ट्रॉन से इनको गुजारा जाता है NADH को या FADH को, तो ये करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो उस दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, वो प्रोटॉन को दी जाती है, फिर उससे हम ATP बनाते हैं एक मैकेनिज्म के तहत। उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? केमी ऑस्मोसिस, जो मैंने समझा दिया। इन लास्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट एनर्जी एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं, एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि बगैर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको रिसीव करने वाला कौन होता है? ऑक्सीजन। फिर वो प्रोटॉन को लेके आपको मेटाबॉलिक वाटर बना के देता है। और इस तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन से टोटल 38 नेट ATP के मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं। बाकी अकाउंट में आपको समझा चुका हूँ, 40 वाला कॉन्सेप्ट, 38 वाला कॉन्सेप्ट और 36 वाला कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर दे चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, दरवाज़ा मैंने आप लोगों के लिए खोल दिया है। कोई भी चीज़ पूछनी हो, शेयर करनी हो, करेक्ट करवानी हो तो कमेंट खुले में आप मुझसे पूछ भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, करेक्ट भी करवा सकते हो। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।